राजकुमारों के लिए 7 बहुएं कश्मीरी। एक बारात लाहौर बाजार रोड के साथ साथ अपने रास्ते पर घूम रही थी। सबसे पहले ढोल तुरही और झांस की गूंज के साथ बैंड आया। उसके बाद सड़क पर गाते व नाचते एक दूल्हे के मित्र और उसके बाद सफेद पीठ पर बैठा दूल्हा स्वयं आया, जो विवाह की पोशाक में बहुत ही सजीला और सुंदर लग रहा था। वे वधू के घर जहां समारोह होना था और साक्षी निराश की थी कि वह बहू को नहीं देख कर सकी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह कैसी दिखती थी और उसने क्या पहना था। शशि, अनिल, मधु और विजय जावेद खाना की दुकान की सीढ़ियों पर बैठे हुए बारात का गुजरना देख रहे थे। जल्दी ही कमल भी इनमें शामिल हो गया। वो विवाहिक अतिथियों के पीछे टहलता हुआ यहाँ आया था। वहाँ बाहर ठंड में क्यों बैठे हो? अपनी मदद रोशनी वाली दुकान के अंदर से जावेद खान ने कहा, अंदर आ जाओ और आग के पास बैठो। मैं तुम्हें एक सबसे साधारण शादी का एक किस्सा सुनाऊंगा जो मेरी वादी में कई साल पहले हुई थी। बहुत बहुत पहले एक राजा था जिसके 7 पुत्र थे। वे सबके 7 बहादुर, सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा सबको बराबर प्यार करता था और राजकुमार एक ही पोशाक पहनते थे तथा उन्हें समान भत्ते मिलते थे। जब ये बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए, लेकिन महल एक जैसे बनाए गए थे और उनकी साज सज्जा भी एक जैसी ही थी। और अगर तुमने एक महल देख लिया था तो समझ लो सारे महल देख लिए थे। जब राजकुमारों की विवाह योग्य उम्र हुई तो राजा ने एक समान सुंदरता और शक्ति प्रतिभाशाली 7 बहुएं खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेजे। राजा के संदेश वाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखी, लेकिन 7 उपयुक्त बहुएं नहीं ढूंढ सके। ये लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बताया। अब ये राजा इतना निराश और दुखी हो गया कि उनके मंत्री ने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा, महाराज इतने मायूस न हो, निश्चय ही आपके 7 पुत्रों जैसी मुकम्मल 7 बहुएं खोजना असंभव है। हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और फिर शायद हमें यही बहुएं मिल जाएगी। मंत्री ने एक योजना के बारे में सोचा था और राजकुमारों को इसके लिए सहमत कर लिया। उनको किले की सबसे ऊंची बुजुर्ग पर ले जाया गया, जहां से पूरे शहर के साथ ही आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देता था। राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए थे और उसने जिस दिशा में वे चाहे उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए कहा गया। प्रत्येक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की सहमति दी थी जिसके घर पर उसका तीर जाकर गिरेगा, चाहे वह किसी राजकुमार की लड़की हो या किसी किसान की। राजकुमार ने धनुष उठाया और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़े। सबसे छोटे राजकुमार को छोड़कर सभी राजकुमार के तीर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों के घरों पर जाकर गिरे।
लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़े गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया था और दृष्टि से ओझल हो गया था। नौकर तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया, जिसके ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। एक बंदरिया बच्चों ने आश्चर्य से कहा, क्या राजकुमार ने बंदरिया से शादी की? अनिल ने पूछा। जावेद खान ने जवाब दिया कि लेकिन हुक्के का एक लंबा ताजगी देने वाला कस चीखा और अपने श्रोताओं के ध्यान केंद्र के दबने का इंतजार करने लगा। जावेद खान ने किस्सा जारी रखते हुए कहा, राजा को बहुत पछतावा हुआ जब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर ने ऐसा दुर्भाग्यशाली निशान लगाया है। राजा और उसके दरबारी एवं मंत्रियों ने एक त्वरित बैठकर की और फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर के साथ एक और अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन हर किसी को चकित करते हुए राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से इनकार कर दिया। मैं शिकायत नहीं करता, उसने कहा, मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं और यह उनका सौभाग्य है, लेकिन मुझे वह कसम तोड़ने को मत कहो जो मैंने तीर चलाने से पहले ली थी। मैं जानता हूँ कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैं नहीं कर सकता इसीलिए मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। इसी बजाय मैं बंदरिया को घर ले आऊंगा और एक पालतू की तरह से उसकी देखभाल करूंगा। और सबसे छोटा राजकुमार शहर से बाहर गया और बंदरिया को घर ले आया। 6 भाग्यशाली राजकुमार के खूब धूमधाम से विवाह हुए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया और सड़कों पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों में आम और केले के पत्तों से सजाया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे राजकुमार के घर के, जो बहुत अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरे का एक पट्टा डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बैठाया था। राजकुमार ने कहा, बंदरिया, आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? और उसने स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया था। उसे उन्हें खाने के लिए राजी कर लिया। वह बंदरिया से बातें करने लगा और अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख या जिद्दी कहा, दूसरे सोचते थे कि वह थोड़ा सा पागल है। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ स्थिति पर चर्चा की और राजकुमार को फिर से होश में लाने और उसकी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह पर नीनुहारों को सुनने से इनकार कर लिया। मैंने वचन दिया था, उसने उत्तर दिया, और मेरा वचन पहाड़ की तरफ अटल है। महीने गुजर गए पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय ऐसे लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव अधिक बढ़ गया था और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। अंत में राजा ने 7 राजकुमार की एक बैठक बुलाई और कहा, मेरे बेटो, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी खुशी व्यतीत होते हुए देखा, यहाँ तक कि तुम भी
ऐसे सबसे छोटे बेटे अपनी अजीब साथी के साथ खुश दिखाई देते हैं। एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी होना होती है। इसीलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन पर निमंत्रित कर दिया और दूसरे से ने भी निमंत्रण को दोहरा दिया। राजा ने सबसे छोटे बेटे के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। स्वागत बहुत भव्य हुए और राजा ने अपनी बहुओं को कीमती जेवरात एवं महंगी पोशाकें उपहार में दी। अंत में राजा का स्वागत करने की सबसे छोटे की बारी आई। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ और उस घर में अपने पिता को वैसे निमंत्रित कर सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उनकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी बड़ी महिलाओं में से अधिक सौभाग्य और प्रिय है और वह इस बात पर दृष्ट था कि वह उसे छुपाए नहीं, जैसे वह कोई शर्मिंदगा होने वाली चीज हो। बाद में उसके साथ टहलते हुए उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए मेरे दोस्त? काश परेशानी की घंटी में मुझे आराम राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपना घर और अपनी पत्नियां दिखाई। मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरे मजाक उड़ाएंगे। जब भी राजकुमार ने उसे कुछ कहा था, बंदरिया हमेशा एक मूक और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता रहती थी। लेकिन जब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी, उस पर झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसे एक हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह उसमें उसे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाना हस्तलेख में ये शब्द लिखे हुए थे, चिंता न करो राजकुमार, उस स्थान पर जाएं जहां आपने मुझे पाया था। मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसीलिए मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत बेल घेरे में फैली हुई थी और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंडों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तले में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने हुए एक सुंदर लड़की तन्ने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी परियों की रानी उसे व्यक्तिगत रूप में मिला चाहती है। एक राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोल कर चलने के बाद अचानक वह आंखें चुरा देने वाला आश्चर्यजनक बाग में पहुंचा, जिसके अंत में एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकड़ों की वजह माणिक, हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि यह दुनिया में फैला प्रकाश की उसकी अपनी दुनिया से ज्यादा गर्म और मृदु था।
उसे सोने की सीढ़ियों से चांदी की एक फव्वारे के पीछे और इंद्रधनुषीय सिपियाओं से बने महल के द्वारों में से ले जाया गया, लेकिन जिस कमरे में उसे ले जाया गया उस कमरे का भव्य परियों की उस राजकुमारी की अतुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया था, जो उसे सामने खड़ी थी। हाँ राजकुमार, अपना आपका संदेश मैं जानती हूँ, उसने कहा। चरित न हो, लेकिन घर जाए और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा उन शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नजारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसा एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ से भरे हुए थे। पेड़ों की छाया में स्टॉलें लगी हुई थी, जिन पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध थे। बच्चे लैन में खेल रहे थे और पुरुष व स्त्रियां संगीत सुन रहे थे। राजकुमार ने जो देखा उसमें वह हक्का बक्का रह गया था और जब तब वह और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहां भरपूर शोर व गतिविधियां पाई। स्वादिष्ट भोजनों से भेंटें लगी हुई थी। छतों से बड़े बड़े झाड़ मानुस लटक रहे थे। फूलों ने बंदरों की सुगंध में पूरे महल को महका रखा था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार उसकी अगवानी के लिए लपका। वह उन्हें स्वागत कक्ष में लेकर आया, जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वहां भोजन परोसा गया। उसके बाद एक किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी गई साथी को देखकर पर जोर दिया। हर किसी ने यह सोचा था कि इतने शानदार भोज के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन था। राजकुमार उनके अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपास से डर लग रहा था जिसका उसे मन्ना करता था। वह जानता था कि वह उसकी अपनी कसम को न तोड़ने की जिद का इलाज करने के प्रयास का एक तरीका है। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और प्रकाश की चोट से लगभग अंधा ही हो गया था। कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिसे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। हाँ आइए राजकुमार, राजकुमारी ने कहा, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार अपने महल में देखा था, तब से मैं आपको सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकी हूँ। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपको अपने साथ की पेशकश करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर कि उसकी पालतू बंदरिया चली गई है, उसके आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारी सुंदरता मेरी मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी।